जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये अर्जुना पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न। मैं हूँ दीक्षित पटेल। आज इस अर्जुना पीवाईक्यू सीरीज के अंदर हम जेई मेन का फुल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम लेवल पर। यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर नहीं मिलेंगे, बल्कि आंसर के साथ साथ क्लियर कंसेप्ट, ट्रिक, स्मार्ट सोल्विंग टेक्निक कि जिससे आपका कीमती टाइम भी बचेगा एंड आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। यहाँ पर आपको डेट वाइज एंड चैप्टर वाइज वेटेज भी दिया गया है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को स्मार्टली टैकल कर सकते हैं। अगर आप अपनी रैंक को बूस्ट करना चाहते हो तो तैयार हो जाओ पेन पेपर के साथ एंड मेरे साथ सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि तैयारी वही जो मंजिल तक लेके जाती है। एंड लेट्स लर्न के साथ जेई क्रैक करना हुआ और भी आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपका सवाल। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेई मेन का 23 जनवरी 2026 में आफ्टरनून शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। क्या दिया है बेटा सवाल में? इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा कुछ फंक्शन दिया है, ये कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू 0 पर। ये कहाँ पे बेटा क्या दिया है? कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू 0 पर। तो उसका यूज़ करके हमें a प्लस बी ढूंढना है। तो ये आपका जो कंटिन्यूटी चैप्टर है उसी का सवाल है। आपको क्या दिया गया है बेटा? कंटिन्यूस दिया गया है। कहाँ पर? x इक्वल टू 0 पर। तो गिवन f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 हो जाएगा। अब 0 माइनस मतलब x हमारा नेगेटिव है, तो ये मोड नेगेटिव में खुलेगा। तो देखो बेटा क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा, तो माइनस ए एक्स, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर था, -2, ये मोड खुलेगा तो माइनस में होगा, तो साइन माइनस एक्स और उसमें भी कोस माइनस एक्स अपॉन में तो x है ही हमारे पास। यहाँ पर था लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये पूरा हमारे पास आया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर है तो मोड हमारा प्लस में खुलेगा, तो ये एज इट इज आएगा ax प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन में x। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कोस मतलब कोस इवन फंक्शन है तो ये तो माइनस का प्लस ही रहेगा। और ये जब हमारा x बंटवारे में जाएगा तो यहाँ पर बेटा बचेगा माइनस ए, यहाँ पर x बचेगा तो वो तो 0 हो जाएगा, ये साइन अपॉन x 1 बन जाएगा, कोस 0 1 होता है और ये माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर x से x कट गया a प्लस 0 साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास बचेगा बेटा कितना, -2 इज इक्वल टू सामने की साइड एफ ऑफ 0 कितना है, b है, तो यहाँ पर हमारे पास b आ जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन मिल गई, -a प्लस 2 बराबर a माइनस 2 बराबर b। इसी को आप यूज़ करोगे तो पहले दो को कंपेयर करो तो ये इधर आ गया, ये इधर, तो a बराबर 2 मिलेगा, और a अगर हमारा 2 है तो हमारे पास b आ जाएगा 0। तो आपको जो रिक्वायर्ड था वो था a प्लस बी, मतलब a प्लस बी हमारा बनेगा 2 प्लस 0 बराबर 2। तो आपका आंसर क्या बना बेटा, ऑप्शन 2। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेई मेन का जो 23 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है।
क्या दिया है, थीटा हमारा π/2 से पाई है, कोट थीटा इतना है, मतलब थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है और कोट की वैल्यू भी पता है। देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन को हम देखें उसके पहले ये पता चल जाता है ये किसका है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 वाला पार्ट। चलो कैसे करेंगे बेटा, जो पूछा है उसके ऊपर हम फोकस करते। तो पहले तो ये था, अंदर भेज दो सर इसको। तो हमारे पास क्या क्या मिल गया, sin 15 θ/2 इंटू कोस 8 थीटा प्लस sin 15 θ/2 इंटू sin 8 थीटा प्लस cos 15 θ/2 cos 8 थीटा माइनस cos 15 θ/2 इंटू साइन 8 थीटा। अब देखो ये साइन कोस साइन, तो ये चार मिलके कौन कौन से चार बेटा, एक तो ये दोनों और ये दोनों, ये मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, साइन a माइनस बी, मतलब कि साइन 15 θ/2 माइनस 8 थीटा। और जो दूसरा है वो भी देखो कोस साइन, तो वो बना रहा हमारे पास प्लस कोस 15 θ/2 माइनस 8 थीटा। अब साइन 15/2 मतलब ये माइनस साइन θ/2 आया था तो माइनस होगा, और ये कोस वाला तो माइनस होने पर भी प्लस ही आता है, तो ये माइनस साइन θ/2 प्लस कोस थीटा माइनस θ/2, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो कोस θ/2 माइनस साइन θ/2, इतना हमारे पास आ जाएगा। अब इसके हिसाब से हमारे पास क्या बना सर, ये हमारे पास तो थीटा की वैल्यू है, θ/2 नहीं है, लेकिन हमें पता है कि सर दोनों का स्क्वायर करके सम करते हैं, इसमें दोनों साइड हम से स्क्वायर करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, कोस स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2 और बीच में आ जाएगा हमारे पास -2 साइन θ/2 इंटू कोस θ/2 इज इक्वल टू कोस θ/2 माइनस साइन θ/2 का होल स्क्वायर। ये तो 1 होता है, -2 साइन थीटा, मतलब 2 तो निकल जाएगा, इज इक्वल टू कोस θ/2 माइनस साइन θ/2 है और स्क्वायर था। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, देखो कोस θ/2 माइनस साइन θ/2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 माइनस साइन थीटा। अब हमारे पास π/2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो यहाँ से अगर मैं θ/2 वाला पार्ट देखूँ तो ये π/4 लेस देन θ/2 लेस देन π/2, मतलब कि π/4 से π/2 ग्राफ देखो कैसा आता है, ये साइन का ग्राफ है, ये कोस का ग्राफ है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ π/4 है, ये हमारा साइन है, ये हमारा कोस है। देखो π/4 से π/2 में साइन बड़ा है, मतलब ये बड़ा है तो ये नेगेटिव आएगा, तो हमारा जो दिया गया है कि π/4 लेस देन θ/2 लेस देन π/2, उसके हिसाब से हमारे पास ये आएगा कोस θ/2 माइनस साइन θ/2 बराबर -1 माइनस साइन थीटा, और ऑब्वियस बात है स्क्वायर रूट में आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास मिली माइनस स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन थीटा। अब कोट थीटा है हमारे पास, उसके ऊपर से सीधा हम साइन थीटा लिखेंगे, तो साइन थीटा हमारे मिल जाता है √2/3 ट्राइंगल बना के, तो ये हमारे पास मिलेगा माइनस स्क्वायर रूट में 1 माइनस 2√2/3, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो वो मिलेगा -√2 माइनस 1 डिवाइड में 3। तो आप ऑप्शन देखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है
तो अंदर भेज दोगे तो 1 माइनस √2 डिवाइड बाई 3। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 को जो आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। क्या दिया है? ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है। सी में लेमड़ा अननोन है एक। वी वेक्टर ऐसा है ए क्रॉस बी निकल सकता है सर आराम से। इफ वी बार डॉट सी बार अगर 11 है तो आप पहले डॉट कर लेना, क्रॉस कर लोगे तो वहाँ से लेमड़ा मिल जाएगा, मतलब सी लेमड़ा आ गया। देन लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन सी बार इज पी, मतलब पी की वैल्यू प्रोजेक्शन क्या है बी बार डॉट सी बार अपॉन में मोड सी, उसकी वैल्यू ये, मतलब एकदम आराम से हो जाने वाला सवाल ये दिया था। तो हमें पहले तो दिया ये है कि वी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार, दोनों का क्रॉस कर दो, आई जे के 1 - 2 3 2 1 - 1। ये जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो आपको मिल जाएगा -1 7 और 5। ये हमारा वी वेक्टर आ गया। उसके बाद अगेन आपको दिया गया था कि अगेन वी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 11 था, मतलब कि -1 7 5 का डॉट लेमड़ा 1 1 के साथ 11 है, तो माइनस लेमड़ा प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 11, तो आपका लेमड़ा आ गया 1। अब लेमड़ा की वैल्यू 1 आप इसके अंदर लिख दो तो आपका सी वेक्टर भी मिल गया है, बी वेक्टर भी है। तो आपको जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बी दिया है, जो पी है वो प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन सी बार, तो इसका मतलब क्या हो गया बी बार डॉट सी बार अपॉन में मोड सी। तो बी था हमारा 2 1 -1, ये था 1 1 1 अपॉन में √3, तो 2 + 1 - 1, तो ये हो जाएगा 2/√3 पी आया। तो आपको जो रिक्वायर था therefore require इज इक्वल टू 9p², तो ये 9 × 4/3, तो ये आ जाएगा 12। तो आपका फाइनली बेटा आंसर क्या बना? ऑप्शन 4। तो ये हो गया आपका आंसर। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो 23 जनवरी 2026 में जो जेईई मेन का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है आफ्टरनून शिफ्ट में, और ये आपका पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर का ही सवाल है। क्या दिया है बेटा सवाल के अंदर? लेट ए एंड सी आर द 2 डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस ऑफ rhombus whose side AD on BC are parallel to this line. If B and D are the other 2 vertices, then अल्फा बीटा गामा डेल्टा का सम क्या होगा? देखो ध्यान से, ये मान लो कोई भी रोम्बस है, भाई साहब रोम्बस नहीं बनाइए, चलो ये रोम्बस है, इसका ये है A1,2, ये B है वो अल्फा बीटा है, ये जो C है वो -3 -6 है, और D है वो है गामा डेल्टा। अब आपको बोला गया है कि AD एंड BC, AD मतलब ये साइड एंड BC ये है, ये दोनों पैरेलल है। किसके पैरेलल में है? कोई एक लाइन है 7x - y = 14। अब हमें पता है कि सर रोम्बस के जो 2 डायगोनली वर्टिकल होते हैं वो आपस में मिड पॉइंट पर, मतलब ये 2 लेंथ और ये लेंथ सेम होती है, मतलब मिड पॉइंट है, तो दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC हो जाएगा बेटा। चलो दोनों का मिड पॉइंट निकालो। BD का मिड पॉइंट हो जाएगा अल्फा प्लस गामा डिवाइड बाई 2, एंड y कोऑर्डिनेट आएगा बीटा प्लस डेल्टा बाई 2।
इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3/2 एंड 2 प्लस माइनस 6/2। तो यहाँ पर आपको अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू -2 मिलेगा एंड बीटा प्लस डेल्टा बराबर -4। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का मोड -2 प्लस -4 मतलब -6 होगा और -6 का मोड हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिल गया बेटा? ऑप्शन 3। स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। सवाल क्या दिया गया है? कंसीडर ए को कोई सेट दिया है, बी को एक सेट दिया है, देन द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो गए। अब ऑन टू फंक्शन के लिए यहाँ कितने एलिमेंट है, यहाँ कितने एलिमेंट है वो फाइंड करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल सर। तो ये वाला आपका क्लास 12 का जो फंक्शन चैप्टर है उसी का ये वाला सवाल है। सबसे पहले हम ए सेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4 सेट ए, उसके अंदर देखो हमारे पास क्या है, मोड के अंदर दूसरा मोड है, मोड x -3 लेस देन इक्वल टू 1 है। अब हमारे पास यहाँ पर बाहर वाला जब मोड ओपन होगा तो क्या आएगा, -1 लेस देन और इक्वल टू मोड x -3 लेस देन इक्वल टू 1। अब -3 जाएगा प्लस होके तो ये 2 लेस देन इक्वल टू मोड x -3 लेस देन और इक्वल टू 4। अब कौन से नंबर का मोड 2 से 4 के बीच में होता है? तो या तो वो नंबर खुद 2 से 4 के बीच में हो या फिर वो नंबर -4 से -2 के बीच में हो। यहाँ पर x -3 लेस देन इक्वल टू -2। अब x हमारा 2 से 4 में है तो +3 कर दोगे तो 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7 होगा, या फिर +3 करोगे तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू, यहाँ +3 कर दोगे तो 1 हो जाएगा। तो देखो -1 एंड 1 एंड 5 एंड 7 के बीच में कितने इंटीजर्स होते हैं? तो सर आपका सेट ए है वो बन जाएगा, देखो -1 एक तो आएगा 0 1, बाद में 5 6 और 7, तो आपको यहाँ पर n ऑफ a 6 मिल जाएगा। उसके बाद में n ऑफ b की बात आती है सर, तो यहाँ पर हम देते हैं b सेट के लिए, तो 4 सेट b, उसके लिए बोला गया कि ये वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, x -2 x -4 अपॉन में x -1 इक्वल टू 0, या फिर log e mod x -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सर? x की वैल्यू 2 हो सकती है या 4 हो सकती है। अभी तो हमने ये सोचा है ना बेटा, लेकिन हमें बोला गया कि 2 तो लेना ही नहीं है, तो ये तो गलत ही हो गया 2 वाला। तो 4 के बारे में सोच सकते हैं। ये यहाँ पर जाएगा तो मोड x -2 इज इक्वल टू e⁻0 1 होगा, तो मोड ओपन होगा तो x -2 इज इक्वल टू +, और -1। तो x आपका अगर +1 लेते हैं तो उधर गया तो 1 बचेगा, -1 लिया तो -1 लिया तो 1 बचेगा, 1 लिया तो 3 बचेगा, तो 1 तो चलेगा ही नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो आपका b सेट बन गया है बेटा 3 एंड 4। तो यहाँ पर n ऑफ b आपको मिल गया है 2। अब हमारे पास पूछा गया है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। अब अगर हमारे पास a से b पर का कोई सेट है, जैसे कोई फंक्शन है, फंक्शन a से b पर का, a के पास मान लो कि m एलिमेंट है, इसके पास मान लो n एलिमेंट है, तो जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? पहले तो n⁻m, उसमें से माइनस कर देते थे nc1, n-1 की पावर m हो जाएगी, बाद में प्लस nc2, n-2 की पावर m, माइनस, ऐसा सब कुछ चलता रहता था। तो हमारे लिए यहाँ पर कितना है,
ये यहाँ पर ए से बी, यहाँ पर कितने एलिमेंट है 6, यहाँ पर कितने एलिमेंट है 2, हाँ या ना सर? बिल्कुल। तो अगर हम ऑन टू फंक्शन के फॉर्मूला में वैल्यू रखें तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो n हमारा है 2, तो 2 की पावर 6 माइनस 2c1, 2 माइनस 1 की पावर 6 प्लस 2c2, 2 माइनस 2 की पावर 6, वो तो जीरो ही हो गया, तो उसके ऑनवर्ड सारे देखने नहीं है। तो ये 2 की पावर 6 माइनस 2 बचेगा। अब 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64 में से 2 जाएगी तो आपके पास कितना बच गया? 32, सॉरी 62। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन 1। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 में आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। क्या दिया गया है? अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसके पास यूनिक और इन्फाइनिटली मैनी सॉल्यूशन कब कब होंगे वो आपको पूछा गया है। तो ये आपके क्लास 12 का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है उसी का है, मतलब डिटर्मिनेंट का ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके चेक करने के लिए। देखो क्या होता था हमारे पास। सबसे पहले तो हम इसका डी देखेंगे। अगर डी नॉन जीरो हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन, एंड अगर हमारे पास डी इक्वल टू जीरो हुआ तो दो केसेस बनते थे। क्या क्या? ये D1, D2, D3 सारे जीरो। अगर ये भी जीरो ये भी जीरो तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन आते थे। एंड अगर एटलीस्ट वन या फिर नॉट ऑल जीरो देन नो सॉल्यूशन। और इसके अंदर एक एडवांस के अंदर एक आता है कि सारे कोफैक्टर जीरो होने चाहिए, नहीं। तो ये दो है हमारे पास। तो अब बस हमें वही वाला चेक करना है कि डी क्या है। पहले तो सबसे पहले इसका डी निकालो। तो इसका डी आपके पास आता है 1 2 1 1 5 2 1 a 3। वो अगर जीरो है तो हमारे पास मिलता है a बराबर 8। मतलब कि अगर मेरा a 8 हुआ तो d जीरो हो जाएगा। अगर d जीरो हुआ तब तो ये वाला मामला आएगा ही नहीं, हाँ या ना? तो जब मेरी a की वैल्यू 8 है तो यूनिक सॉल्यूशन तो कभी भी बनेगा नहीं। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 गलत हो गए। अब हमें देखना है D1, D2, D3 के लिए। तो हम देखें D1। तो D1 आपको मिलता कैसे था बेटा? यहाँ पर 1 to 1 की जगह पे 636b लिख दो। तो 636b, बाकी का तो 152 एंड 1a3 बिकम 0 इम्प्लाइज ab माइनस 5b माइनस 12a प्लस 54 इक्वल टू 0। सेम इसी प्रकार से अगर मैं D2 देखूँ तो मुझे अब मिलता था ए बी माइनस 6a माइनस 2b माइनस 36 इक्वल टू 0 एंड D3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, मतलब ये इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ये मिलता था। तो यहाँ पे b इक्वल टू मिलता था 14। अब देखो अगर मेरी b की वैल्यू 14 है, ध्यान से सोचना बेटा, अगर मेरी b की वैल्यू क्या है? 14 है। अब ये b की वैल्यू 14 में ये दोनों में भी रखूँ तो मेरे को ऐसा मिल रहा है कि b इक्वल टू 14 पर मेरा D1, D2, D3 भी जीरो बन रहे हैं। मतलब सारे के सारे जीरो और ये भी जीरो। तो b इक्वल टू 14 पे मुझे कैसे मिलेगी बेटा? इनफाइनेटली सॉल्यूशन हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा बेटा? ऑप्शन 2। तो ध्यान से अच्छे से करने वाला सवाल था। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 में आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या दिया है? द सम ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन
इज इक्वल टू क्या होगा। अब इक्वेशन को ध्यान से पढ़ो तो बेटा, यहाँ पर भी 6x जैसा कुछ है, यहाँ नीचे 6x है, यहाँ x है, यहाँ x+3 बनता हुआ मुझे दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो पार्टी अब बिठेगा। तो ये आपका लॉगरिथम चैप्टर का सवाल है, यानी कि बेसिक मैथ्स वाला। चलो सबसे पहले यहाँ पर log x+3 है, अंदर वाले को जब मैं फैक्टराइज करूँगा तो मुझे मिलेगा x+3 और 6x+10 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 log 6x+10 और अंदर वाला मुझे दिखेगा x+3 का होल स्क्वायर, पावर 2 आगे आ जाएगा। तो और इसको मैं log a प्लस log b लिखूँगा, तो log x+3 इंटू x+3 प्लस log x+3 इंटू 6x+10 इज इक्वल टू 5 माइनस ये 2 आगे आ जाएगा, तो 4 log 6x+10 और यहाँ पे मिलेगा x+3। ये वाला पार्ट तो 1 हो गया बेटा, तो 1 प्लस log x+3 और 6x+10 इज इक्वल टू 5 माइनस 4। अब देखो तो ये थोड़ा सा कुछ इसके जैसा ही नहीं दिख रहा है, लेकिन सर उल्टा है। तो एक काम करो, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये नीचे चला जाएगा, तो log x+3 और 6x+10। अब जो चीज़ बार बार दिख रही है उसको t मान लो, तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस टी बराबर 5 माइनस 4/t। ये क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लो तो आपको आराम से t की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब t की वैल्यू 2 है तो t क्या हमने माना था कि सर log x+3 6x+10 बराबर t बराबर 2 था, तो मिलेगा 6x+10 इज इक्वल टू x+3 का होल स्क्वायर, मतलब कि 6x+10 बराबर x² प्लस 6x+9। 6x कैंसिल और x² बराबर 1, तो आपको x बराबर मिलेगा ±1। अब देखो log के अंदर हमेशा चेक कर लो, क्या x की वैल्यू 1 में कोई दिक्कत है? नहीं सर, 1 तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, तो x इक्वल टू 1 चलेगा। x बराबर -1 चेक करो। हाँ सर, -1 यहाँ पर बेज में दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी दिक्कत नहीं, तो ये भी चलेगा। तो आपका सम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1 + -1 यानी कि 0। तो आपका आंसर क्या बना बेटा? ऑप्शन 3। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 को जो आपका आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। सवाल ऐसा है कि इफ़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स, 2 इलिप्स दिए हैं, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 मिलते होंगे वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं? सर्कल, एंड वो सर्कल की रेडियस r है एंड सेंटर ए बी है, तो आपको बताना है क्या होगा। अब देखो, हमें पता है सर फैमिली ऑफ सर्कल क्या होता है। जब भी 2 का इंटरसेक्शन की बात आती है फैमिली ऑफ सर्कल पे चले जाओ। कहाँ पे चले जाओ सर? फैमिली ऑफ सर्कल के। तो ये वाला आपका हो गया सर्कल का सवाल है। इलिप्स भले आपको दिख रहा है लेकिन है तो सर्कल का। चलो कैसे करोगे भाई? बाय फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ कर्व, हमारे पास S1 + लैम्बडा F2 = 0 आएगा। ठीक है सर। S1 क्या है हमारे पास? पहला कर्व, मतलब कि x² + 2y² - 6x - 12y + 23 प्लस लैम्बडा टाइम दूसरा वाला कर्व 4x, यहाँ पे स्क्वायर रह गया होगा, 4x² + 2y² - 20x - 12y + 35 बिकम 0। अब हमें पता है कि ये सर्कल कब बनेगा? ये सर्कल तभी बनेगा कि जब इसमें कोफिशिएंट ऑफ x²
इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होगा। चलो इसमें दोनों के कोफिशिएंट को सेम करो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 + 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 2 + 2 लैम्बडा। तो 2 लैम्बडा इधर और ये इधर, तो लैम्बडा आपको आ जाएगा 1/2। चलो लैम्बडा की वैल्यू आ गई, तो आपको यहाँ से सर्कल मिल जाएगा। लैम्बडा की वैल्यू 1/2 रखोगे तो, और वो आपको मिलेगा x² + y² -16/3x - 6y + 27/2 = 0। अब ये क्या, किसकी इक्वेशन आ गई बेटा आपके पास? सर्कल की। किसकी? सर्कल की, जो हमें रिक्वायर्ड सर्कल था। उसका सेंटर कितना दिया, सॉरी रेडियस कितनी है? r। सर्कल का सेंटर क्या है? AB। तो इसका सेंटर AB वो क्या होता था? -g, -f। तो ये और ये क्या हो जाएगा? 8, इसका आधा और इसका आधा माइनस के साथ, तो 8/3, 3। और इसकी रेडियस कितनी मिल जाएगी? इसका स्क्वायर -27, तो वो मिलेगी √47/18। बस अब आपको जो रिक्वायर्ड है उसके अंदर रख दो। तो जो रिक्वायर्ड क्या है बेटा? AB + 18r²। तो आपको मिलेगा 8 + ये 18 कैंसिल, 47, मतलब हो गया 55। तो आपको आंसर क्या मिल गया बेटा? ऑप्शन 4। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। क्या दिया है सवाल में? लेट PQ बी अ कोड ऑफ हाइपरबोला परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस सच दैट OPQ बी अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जहाँ पर O हमारा सेंटर है। इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज √3 देन द एरिया ऑफ OPQ ट्रायंगल क्या होगा? यह आपका प्यारा सा जो हाइपरबोला चैप्टर है उसी का सवाल है। चलो सबसे पहले आपको क्या दिया है? एक हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं एसेंट्रिसिटी दी गई है। तो एसेंट्रिसिटी बेटा क्या होती है हाइपरबोला की? अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ फाइंड करूँ तो E = 1 + नेगेटिव का स्क्वायर, मतलब वो हो जाता है B² अपॉन में 4। E = आपको दिया है √3, तो दोनों साइड स्क्वेयरिंग करके आप करोगे तो आपको B मिल जाता है 8। हाँ या ना? जी सर, B की वैल्यू आ गई 8। B की वैल्यू 8, तो सर B² 8 होगा ना, स्क्वायर रह गया। ओके, B² हमारा आ गया 8। यहाँ तक का मामला क्लियर है। तो आपका जो हाइपरबोला बनेगा वो बनेगा x² / 2 का स्क्वायर -y² / 2√2 का होल स्क्वायर = 1। ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन बन गया है। अब इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये रही हमारी वर्टिकल y एक्सिस, ये रही आपकी x एक्सिस। ये ऐसा कुछ आपको होगा हाइपरबोला से थोड़ा सा बड़ा कर दो ये, और ऐसा मिलके ये आपका मिल गया हाइपरबोला। अब आपको बोला गया है PQ है, कोई भी कोड है इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऐसी कोई कोड आएगी। ये रही आपकी PQ, ये रहा आपका P, ये रहा आपका Q। OPQ यहाँ से जोड़ दो सर, ये और ये हो गया। अच्छा, कर्व नहीं, सीधी लाइन बना भाई। लो, ये ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके अंदर इक्विलेटरल है तो पता चल गया सर, ये 30 डिग्री होगा, छोटा वाला पार्ट नीचे वाला और छोटा 30 होगा, मतलब पूरा 60 होगा। ठीक है सर। उसके बाद आपको बोला गया है कि ये P पॉइंट है ना वो हाइपरबोला के ऊपर है, तो पैरामेट्रिक मानना पड़ेगा। तो मान लो 2a, ये क्या होता है a sec थीटा, मतलब 2 sec थीटा, 2√2 tan थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये पॉइंट था 0, 0। अब हमें थीटा की वैल्यू देखनी है, और ध्यान रखना यहाँ पे थीटा आपका एसेंट्रिक एंगल है, डायरेक्ट ये वाला 30 डिग्री वाला मत लगाना।
जो सर्कल में होता है, यहाँ पर नहीं। तो चलो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्लोप देखते हैं। तो स्लोप ऑफ ओ पी बराबर 10-30 डिग्री। स्लोप ऑफ ओ पी मतलब क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 मतलब 2√2 tan थीटा अपॉन में 2 sec थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो यहाँ से 10 मतलब साइन बाई कोस, ये भी 1/cos, तो साइन थीटा आपको मिल जाएगा 1/√6। ठीक है सर, इतना तो हो गया। अब आपको चाहिए क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, मतलब ये वाला। तो इसको है ना बीच में एम नाम दे दो। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी एम। 2 टाइम ओ पी एम मतलब कि परपेंडिकुलर अपन बेस, और 1/2। तो 1/2 ओ एम इंटू पी एम। 2 से 2 कैंसिल, ओ एम मतलब हो जाएगा आपका 2 sec थीटा, पी एम मतलब हो जाएगा 2√2 tan थीटा। इसको आप साइन कोस में लिख पाओगे, तो ये 2√2 मतलब 4√2 साइन थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/6। तो 4√2 1/√6 अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब 1/6 था। पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 8√3 अपॉन में 5। तो आपका आंसर क्या आया बेटा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 में आफ्टरनून शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। सवाल ऐसा है, लेट ए बार बी बार सी बार 3 वेक्टर सच दैट ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 2 टाइम ए बार क्रॉस सी बार है। तो ये वैल्यू भी दी है, एंगल बिटवीन बी एंड सी दिया है, तो ए बार डॉट सी बार कितना होगा। तो ये आपका वेक्टर चैप्टर का सवाल है। चलो जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करते जाते हैं। हमारे पास ए बार क्रॉस बी बार बराबर ये 2 ए बार क्रॉस सी बार है। इसको इस साइड लेके आ जाओगे तो ए बार कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा बी बार माइनस 2 सी बार इक्वल टू 0 वेक्टर। अब कोई दो का क्रॉस 0 मतलब कि दोनों पैरेलल, मतलब बी बार माइनस 2 सी बार इज इक्वल टू लैम्बडा ए बार लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते। इतना आ गया हमारे पास। अब दोनों साइड हमें एक काम करते हैं सर, स्क्वायरिंग कर देते हैं तो बी बार सी बार बनेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग। तो हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पे मोड बी बार माइनस 2 सी बार का स्क्वायर बराबर लैम्बडा ए बार का स्क्वायर, यानी ये बनेगा मोड बी का स्क्वायर प्लस 4 मोड सी का स्क्वायर माइनस 4 बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर मोड ए का स्क्वायर। अब मोड बी की वैल्यू है 4 मतलब ये 16, ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 माइनस 4 ये बनेगा मोड बी मोड सी, और बाद में आ जाएगा cos 60 मतलब 1/2 इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर, और ये तो बन जाएगा 1। तो देखो मोड बी कितना था 4, 2 जा 8, 8 से ये गया 16, 16 से ये 16 गया, तो लैम्बडा स्क्वायर बराबर 16, मतलब कि लैम्बडा इज इक्वल टू आपको कुछ दिया है कंडीशन, नहीं सर, प्लस और माइनस 4। अब ये लैम्बडा की वैल्यू यहाँ रख दो तो आपको मिलेगा बी बार माइनस 2 सी बार बराबर प्लस और माइनस ए बार, अरे सर 4 ए बार। यहाँ तक की आपकी बात आ गई। अब देखो आपको चाहिए है ए बार डॉट सी बार, है ना।
तो या तो आप यहाँ पर दो चॉइस है आपके पास, डॉट प्रोडक्ट करोगे ए बार के साथ या फिर डॉट प्रोडक्ट करोगे सी बार के साथ। अगर मैंने ए बार के साथ किया डॉट प्रोडक्ट तो सी बार डॉट ए बार बना, यहाँ ए बार डॉट बी बार की वैल्यू पता नहीं है, तो सर ये नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। ठीक है, चलो सर, मैंने किया है डॉट प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर, तो आपको मिल जाएगा बी बार डॉट सी बार माइनस 2 सी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 ए बार डॉट सी बार। चलो बी बार डॉट सी बार कैसे फाइंड करोगे सर? मोड बी मोड सी कोस 60 मतलब 1/2 माइनस 2 मोड सी का स्क्वायर बराबर प्लस और माइनस 4 ए बार डॉट सी बार। बी बार कितना था? मोड बी 4 और ये 2 8/2 मतलब ये 4 माइनस 2 मोड सी बार कितना था? 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 ए बार डॉट सी बार। तो यहाँ से हमें ए बार डॉट सी बार आ जाता है प्लस और माइनस 1 और इसका मतलब मैग्नीट्यूड ले लेंगे दोनों साइड, तो ये बन जाएगा 1। तो आपका आंसर क्या बना बेटा? ऑप्शन 4। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। क्या दिया है बेटा सवाल में? बैग ए कंटेन 9 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल। ठीक है सर, इतने इन्फॉर्मेशन है। वाइल द बैग बी कंटेन द 6 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल, 1 बॉल इज रेंडमली पिक्ड फ्रॉम द बैग बी। बैग बी में से एक बॉल निकाला है एंड मिक्सड अप विद द बॉल इन द बैग ए। ठीक है, then a ball is randomly drawn from the bag A. If the probability the drawn ball is white is P by Q, then P plus Q कितना होगा? तो ये प्यारा सा प्रोबेबिलिटी का सवाल है और ये आपको पता हो तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी टॉपिक का है। ठीक है सर, पहले तो हम देखते हैं बैग बी कैसा है, क्योंकि देखो बैग बी में कहानी है। तो ये रहा आपका झोला बैग बी, जिसके अंदर क्या क्या था? पहले तो 6 वाइट बॉल थे और 4 ब्लैक बॉल थे। अब इसमें से एक बॉल निकाला है, तो हो सकता है कि जो बॉल निकाले गए हैं आपने वो वाइट कलर का भी आए या फिर ब्लैक कलर का आए। तो वाइट कलर का बॉल निकला होगा और उसको बैग 1 में मर्ज किया, तो 9 वाइट थे और एक आ गया, तो मतलब 10 वाइट बॉल सिलेक्ट हुए, मतलब आ गए बैग ए के अंदर और 8 ब्लैक बॉल आए। ये किसकी बात हो रही है बेटा? बैग ए की। अगर मान लो कि ब्लैक बॉल आया होता तो अब 9 वाइट बॉल थे, उसकी जगह अब तो 9 वाइट ही रहेंगे, ब्लैक बॉल में एक बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब 9 ब्लैक बॉल हो जाएगा। ठीक है सर, ये हमारी घटना हुई बैग ए की। एंड उसके बाद बैग ए में से एक बॉल निकाला और वो वाइट आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सबसे पहले ध्यान से मुझे बताओ, पहले बैग बी में से वाइट बॉल आया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सर 6 वाइट बॉल है, ठीक है, ये 6 और टोटल है 10, तो 6/10। सर पहला बॉल मतलब बैग बी में से निकाला गया बॉल ब्लैक हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? सर 4/10। तो ये P ऑफ A बाई A इंटरसेक्शन B1 वगैरह जो हम करते थे वो वही वाली कहानी है, तो अब डायरेक्ट कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉवन बॉल इज वाइट, वो कैसे हम ढूंढेंगे सर? पहले तो ये हुआ, उसके बाद यहाँ से वाइट बॉल आया, तो 6/10 इंटू
यहाँ से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 10/18। या फिर सर पहला बॉल ब्लैक सिलेक्ट हुआ होगा, मतलब 4/10 इंटू यहाँ पर आएगी 9/18। तो ऊपर की साइड तो आपके पास 60 प्लस 9 4 36/180 बना है। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास बनता है 8/15, मतलब कि ये है P/Q। देयरफॉर P + Q = 8 + 15, मतलब कि 23। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन 2। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। क्या दिया है बेटा सवाल? द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज बिटवीन द सर्कल दिस एंड दिस इज, क्या होगा, मतलब कि दो सर्कल के बीच का एरिया ढूंढना है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मतलब एरिया अंडर कर्व का सवाल है। पहले तो डायग्राम देखते हैं क्या क्या डायग्राम बनता है। तो पहला सर्कल सेंटर 0 0 है, मतलब ये वाला सर्कल मान लो सेंटर 0 0 है, ऐसा कुछ जाता होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। उसके बाद आपको दूसरा है वो 0 2 सेंटर है, मतलब कि और इसकी रेडियस 0 2 ही है। तो ऐसा कुछ है, यहाँ से बना ऐसा वाला सर्कल। हाँ, लेकिन थोड़ा सा साइड में है, हम इसको इधर ले सकते हैं। ठीक है, लो। तो आपको ये दोनों के बीच का जो रीजन है, मतलब कि ये वाला आपको रीजन फाइंड करके देना है। अब ओबियस बात है, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ढूंढने पड़ेंगे, ये आराम से मिल जाते हैं सर। ये √3,1 होगा। मतलब आपको एक काम करो सर, हम ये शेडेड वाला रीजन ढूंढ ले। कितना? ये वाला पार्ट हमें चाहिए क्या है? पूरा। तो हम ये शेडेड वाला ढूंढ लेते, उसका डबल कर देंगे। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हो जाएगा 2 टाइम किसका? सर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह पर हम वर्टिकल ले लेते हैं। तो वर्टिकल लाइन हमने अगर लिया है तो अपर माइनस लोअर कर देंगे। तो 2 टाइम वर्टिकल x का वैल्यू हमारे पास जा रही है x = 0 से लेकर √3 y2 - y1 dx। तो ये 2 टाइम 0 से √3 ऊपर वाला को, इसके लिए y हो जाएगा 4 - x² माइनस ये लोअर वाले कर्व के लिए हमारा जो y मिलेगा वो हो जाएगा 2 - (4 - x²) और बचेगा dx। बस अब तो सिंप्लीफाई करना बचा है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 बार है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये भी 2 कॉमन, मतलब 2 बाहर आ गया। आपको मिला 0 से √3 (4 - x² - 1 dx। तो ये इंटीग्रल कर दो, बस सीधा इंटीग्रल करोगे तो 1/a² x (4 - x² प्लस 4 sin इनवर्स x/2, और इसका हो जाएगा -x, और ये आपको वैल्यू लेनी थी कहाँ से? 0 से √3 तक। तो जब आप ये पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो 4 टाइम 2π/3 माइनस एक इसका आएगा तो √3/2। तो ये जब आप 4 को अंदर भेज दो, क्योंकि 4/3 तो बाहर चाहिए है, तो 4/3 को अगर बाहर रखेंगे, लेकिन यहाँ 3 नहीं है तो कोई नहीं, आप अंदर भेज दो, LCM ले लेना वगैरह। तो आपको मिलेगा 2/3 4π - 3√3, क्योंकि ये कटना चाहिए। तो ये आपका आंसर देखो कहाँ पे मैच हो रहा है, 4 के साथ।
तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन 4। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 में जो आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। क्या दिया है सवाल? द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। लो भाई, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटी का प्यारा सा सवाल, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलो हमें जो फंक्शन दिया है उसको थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। सर ये दिया है कोस स्क्वायर थीटा -3 में बाहर लिख देता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा +3 साइन स्क्वायर थीटा +2। सर ये कोस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 -3 ये हो जाएगा साइन 2 थीटा और इसको लिख पाएंगे हम 3 भी तो था सर, 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 +2 आएगा। मतलब कि ये बना आपका 4 - 3 साइन 2 थीटा -cos 2 थीटा, ये हमारा बन गया f ऑफ थीटा। अब हमें पता है कि अगर a साइन x मतलब a साइन कोई भी थीटा हो प्लस b cos x है, cos थीटा है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है √a² + b² से लेकर -√a² + b² तक। तो इसका 3² मतलब 9, इसका -1 का स्क्वायर मतलब 10। तो सिर्फ इतने वाले पार्ट की वैल्यू आएगी बिलोंग्स टू -√10 से लेकर √10। उसमें आपको ये +4 करना पड़ेगा, तो आपको पूरा +4 करोगे तो आपको f ऑफ थीटा है वो मिलेगा 4 - √10 से लेकर 4 + √10, इसकी रेंज आ जाएगी। अब आपको इसकी कौन सी वैल्यू चाहिए? लीस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू, तो वो हो जाएगा थर्ड पार्ट। तो लीस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 4 - √10, मतलब आपका आंसर क्या बना बेटा? ऑप्शन 3। इनके ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 में आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या दिया है? लेट आई ऑफ x, ये एक इंटीग्रल दिया गया है, एंड आई ऑफ 0 की वैल्यू दी गई है c फाइंड करने के लिए। इफ़ आई ऑफ 1/2 ऐसा कुछ होगा तो हमें a, b और c की वैल्यू ढूंढ के a + b + c फाइंड करना है। तो ये आपका इंटीग्रल का और स्पेसिफिकली इनडिफाइनेट इंटीग्रल का आपका सवाल है। क्या दिया गया है बेटा आपको सवाल के अंदर? एक प्यारा सा इंटीग्रल है, और देखो बेटा ये आपको अगर इंटीग्रल सोल्व करना सीखना है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा प्यारा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी टेक्निक यूज़ होगी कि अगर ऐसा है तो हम ये स्टेप लेते हैं। तो चलो देखते हैं। पहले तो आई ऑफ x जो दिया गया है उसको मैं लिखता हूँ एज इट इज़ 3dx अपॉन में 4x + 6 और स्क्वायर रूट के अंदर 4x² + 8x + 3। अब ध्यान से देखो तो यहाँ क्वाड्रेटिक है और यहाँ पर लीनियर है। तो पहला तो ऐसा है कि सर यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 2x + 3 जैसा बन रहा है, और यहाँ पर भी 2x + 3 या ऐसा कुछ बनता हुआ शायद दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले तो ये क्वाड्रेटिक जो अंदर है उसका लास्ट टर्म ढूंढो। तो लास्ट टर्म क्या होता है बेटा? मिडिल टर्म का होल स्क्वायर अपॉन में 4 × फर्स्ट टर्म। तो मिडिल टर्म कितना है हमारा 8x, तो उसका स्क्वायर 64x² अपॉन में 4 × 4x², x² 4 कट हो जाएगा तो आपको कितना मिलेगा? 16 4 जा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 4 होना चाहिए, तो इसको +1 -1 कर देंगे। तो देखो क्या बना हमारे पास, यहाँ से 2 कॉमन तो 3/2 इंटीग्रल dx अपॉन में ये हमारे पास बन गया 2x + 3 स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर हमारे पास आएगा 4x² + 8x
+4 -1। मैंने क्या किया, 3 को मैंने लिखा 4 -1। अब ये वाला पूरा हमारा बन गया है परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या बना हमारे पास बेटा, 3/2 इंटीग्रल dx अपॉन में 2x + 3 स्क्वायर रूट में 2x + 2 का होल स्क्वायर -1। हाँ या ना सर, बिल्कुल सही है। अब क्या करो, या तो 2x + 3 को t मान लो, या तो 2x + 2 को t मान लो, किसी एक को t मानना पड़ेगा। तो बस इसी हिसाब से चलते हैं। और सर t नहीं, 1/t मानना पड़ेगा, बाहर लीनियर है, अंदर क्वाड्रेटिक है। ठीक है सर, तो हम क्या करते हैं कि लेट 2x + 3 = 1/t। तो उसका जो डेरिवेटिव वगैरह करोगे उसके हिसाब से हमारे पास आ जाएगा 2dx बराबर -1/t² dt। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। तो अब हमारा I(x) किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, तो यहाँ कर देते हैं पार्टीशन, और ये रहा हमारा I(x) अगेन। तो देखो, पहले तो 3/2 बाहर था, वो तो एज इट इज आएगा। ठीक है सर, इंटीग्रल dx की जगह पर आएगा -1/2t² dt। उसके नीचे ये 2x + 3 को मैंने 1/t माना था, तो यहाँ पे 1/t स्क्वायर रूट के अंदर में, यहाँ 2x + 2 को हमें लिखना पड़ेगा 3 - 1, तो वो हो जाएगा 1/t -1। तो 1/t -1 का होल स्क्वायर -1 है। अभी अंदर वाली चीज़ को पूरे को सिंप्लीफाई कर दो, और ये t² वगैरह कट हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई होके आपको ये माइनस बाहर 3/4 इंटीग्रल 1 में यानी कि dt अपॉन में 1 - 2t बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -3/4। ये ऊपर जाके हम क्या लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रल के अंदर 1 - 2t की पावर -1/2 dt। अब सर इसका तो सिंप्लीफिकेशन, इंटीग्रेशन ही तो करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर में एक बढ़ाना था तो 1/2 आएगा, तो -3/4 1 - 2t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2, और इसका -2 + c होगा। 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो आपको मिलेगा 3/4 1/2, मतलब रूट के अंदर 1 - 2t। यहाँ से t की वैल्यू वापस रख दो, तो t यहाँ से हमारे पास t क्या था बेटा, 1/2t + 3। तो ये सब कुछ रखने के बाद हमारे पास आ जाता है I(x) = 3/4 स्क्वायर रूट में 1 - 2/2t + 3 + c। एलसीएम ले लो बेटा, तो 2t + 3 - 2 यानी कि ऊपर मिलेगा 2t + 1, और नीचे सॉरी t की जगह पे तो हमने x रख दिया है बेटा, यहाँ गलती हो गई मेरी, x आएगा 2x + 3, यहाँ पर भी 2x आएगा, यहाँ पर भी 2x + 1 अपॉन में 2x + 3 प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा आ गया है I(x), मतलब यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया। अब I(0) आपको ऐसा दिया है, तो हियर I(0) = कितना दिया है, √3/4 + 20 इम्प्लाइज x की जगह पे 0 रख दो, तो क्या मिलेगा 3/4 स्क्वायर रूट के अंदर 1/3 + c = √3/4 + 20। अब देखो, ये नीचे √3 है, ये ऊपर 3 है, कट के ऊपर √3/4 बचेगा, प्लस c = √3/4 + 20। तो आपको यहाँ से c मिल गया 20। तो अब हमारा I(x) क्या दिखेगा बेटा,
3/4 स्क्वायर रूट में 2x + 1 अपॉन में 2x + 3 + c। आपको आई थिंक क्या चाहिए था सर, i ऑफ 1/2 चाहिए था। तो 4 i ऑफ 1/2 पुट x इज इक्वल टू 1/2। तो ऐसा रखने पर हमारे पास क्या मिलेगा, i ऑफ 1/2। और सर c तो 20 था, लिखना भूल जाते हो सर, आप क्या करते हो यार। चलो 3/4 यहाँ पे रखोगे तो 1/2 कैंसिल, तो 1 1 + 1 मतलब ऊपर की साइड आएगा 2, नीचे 1 + 3 मतलब 4 + 20। तो ये 3 अपॉन में 4√2 + 20 है। और इसको हमें कंपेयर करना है किसके, a√2/b, a√2 डिवाइड बाई b + c। आई थिंक हमारे पास ऐसा ही था, हाँ सर। तो चलो कंपेयर करने के लिए अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे नीचे √2 है, तो या इसको भी नीचे √2 लाना पड़ेगा, या फिर यहाँ से ऊपर लेके जाओ। तो एक काम करो, यहाँ पर है ना, अब ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो यहाँ पर। तो मैंने क्या किया बेटा, √2 रेशनलाइज कर दिया। तो यहाँ पर a√2 डिवाइड बाई b + c बराबर 3√2। ये पूरा 2 × 4 मतलब 8 + 20। तो आपको यहाँ से a मिलेगा 3, b मिलेगा 8 एंड c मिलेगा 20। तो आपको लास्ट में चाहिए था क्या, a + b + c। तो a + b + c इज इक्वल टू 3 + 8 + 20। तो ये मिल जाएगा आपको 31। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 3। तो ये काफ़ी लंबा हुआ, लेकिन एकदम डिटेल्स में हमने समझा था। हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 को जो आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। क्या दिया है बेटा सवाल के अंदर, द नंबर ऑफ वे इन विच 16 ऑरेंजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड to 4 children such that each child get at least 1 orange। सभी को कम से कम 1 ऑरेंज आना चाहिए। तो ये आपका PNC चैप्टर का सवाल है, और जिन्होंने PNC अच्छे से पढ़ा है उसको पता ही है कि सभी को कम से कम 1 ऑरेंज आना चाहिए। तो हमारे पास कितने हैं, 16, और ये 4 चिल्ड्रन है, C1 C2 C3 C4। सभी को एक 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 एक, एक पहले दे दो, एक 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 और एक दे दो। तो अब कितने बचे हमारे पास, 12 बचे। अब 12 लोगों को 12 आइटम को 4 लोगों में बांटना है। तो बेगर्स मेथड लगा दो। तो क्या हो जाएगा, पहले एक 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 बांट दिया है, अब हमारे पास 12 बचे हैं। तो n + r - 1 CR - 1 मतलब n आइटम होगी और r रिसीवर हो गए, मतलब बेगर्स हो गए हमारे पास। तो ये बेगर्स मेथड का फॉर्मूला था। तो 16 में से अब कितने बच गए, 12 ऑरेंज बचे हैं। तो 12 प्लस कितने लोग हैं लेने वाले, 4 - 1 C 4 - 1। तो ये आपके पास आ जाता है 15C3, और 15C3 की वैल्यू होती है 455। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 4। तो बच्चों स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में जो पूछा गया सवाल है वो है। सवाल क्या दिया है, लेट ए बी द कोई एक सेट दिया गया है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इफ एंड ओनली, मतलब ये रिलेशन ऐसा कुछ है। तो 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि एन ऑफ आर मतलब रिलेशन के अंदर 36 एलिमेंट हो गए। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपको चेक करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ये आपका क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर है, सवाल है।
चलो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस है या नहीं, मतलब स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं। ठीक है सर, स्टेटमेंट 2 चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2, चलो स्टेटमेंट 2 में क्या है, इक्विवेलेंस। अब देखो पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। आपको पता होगा मेरी टेक्निक, हम RFT से जाते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, x माइनस एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3। ओके, x माइनस एक्स मतलब वो 0 होता है, 0 3 का मल्टीपल है, सही है। अगर मैं x माइनस वाई 3 का मल्टीपल है तो उसका उल्टा करूं तब भी मॉड है, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो वो भी है सर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात करते हैं सर, x माइनस वाई 3 का मल्टीपल है तो x माइनस वाई को मैं 3k लिख सकता हूँ। और चलो ये एक्स वाई की बात हो गई। अब वाई जेड की बात कर लेते हैं, तो y माइनस जेड इज मल्टीपल ऑफ 3, तो 3k1 कह दो। अब मुझे x माइनस वाई लिखना है तो मैं लिखूँगा x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस वन माइनस 3k। यहाँ आ जाएगा y माइनस जेड इज इक्वल टू प्लस वन माइनस 3k1। दोनों को ऐड करो, x माइनस जेड इज इक्वल टू प्लस वन माइनस 3k प्लस k1। और मॉड ले लो तो x माइनस जेड इज इक्वल टू 3k प्लस k1। हाँ सर बिल्कुल सही है, तो ट्रांजिटिव भी है, यानी कि स्टेटमेंट 2 हमारा सही है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चीज़ें हैं। ठीक है सर, ये तो आराम से हो गया। अब बात करते हैं पहले वाले, रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट हो गए। ध्यान से देखना, 0 के साथ रिलेशन में हो गए वो कौन कौन हो गए। तो सर 0 के साथ मतलब वो ऐसे नंबर आएंगे कि जो 3 माइनस करने पर 3 के मल्टीपल आए। तो 0 माइनस 1 नहीं, 0 माइनस 2 नहीं, 0 माइनस 3, हाँ सर 3 होता है चलेगा। 0 माइनस 4 नहीं, 5 नहीं, 6 चल जाएगा सर। बाद में 9 चलेगा, और हमें 0 से 9 तक ही लेना है। मतलब 0 के साथ में ये 0, 3, 6, 9 ये 4 नंबर आपस में रिलेशन बना सकते हैं। मतलब कि देखो यहाँ से हमारे पास ऐसा होगा सर 0 0 आएगा, 0 3 आएगा, 0 6 आएगा, 0 9 आएगा रिलेशन के अंदर। बाद में 3 0 आएगा, 3 3 आएगा, 3 6 आएगा, 3 9 आएगा। वैसे ही 6 की बारी, 6 3, 6 6 और 6 9, और 9 की बारी 9 0, 9 3, 9 6 और 9 9। मतलब ये टोटल हमारे पास 16 लोग आए जो रिलेशन में हो गए। अब बात करते एक वाले, तो एक के साथ में 4, 4 में 3 ऐड करोगे 7, और बाद में तो 11 मतलब 10 हो जाएगा, वो चलेगा नहीं। तो 1 4 और 7 ये 3 की आएगी। तो 3 की मदद से यहाँ पर आपके पास 3 इंटू 3 के ऐसे 3 लाइन बनेंगे, तो 9 एलिमेंट आएंगे। अब बात करते 2 की, तो सर 2 के साथ में 5 आएगा, 5 और 3 8 आएगा, बाद में 11 वो तो लेना नहीं है। तो हमारे पास 2 5 और 8 ये 3 की मदद से यहाँ 3 लाइन बनेगी, तो यहाँ पर भी कितने आएंगे 9 एलिमेंट। अब सर 3 की बात करें तो 3 ऑलरेडी देखो यहाँ पर आ चुका है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। 4 देखोगे तो नीचे आ गया है, 5 6 7 8 9 मतलब सारे लोगों का हमने रिलेशन चेक कर लिया। तो कितने टोटल रिलेशन बने, तो टोटल एलिमेंट्स इन R इज 16 प्लस 9 प्लस 9, तो ये मेरे हिसाब से 34 होते हैं, 36 होते नहीं हैं। तो ये हमने काम किसके लिए किया था बेटा, स्टेटमेंट 1 के लिए। यानी कि हमारा स्टेटमेंट 1 कैसा है, फॉल्स है। तो S1 फॉल्स है, S2 सही है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, देखो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 का आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर पूछा गया सवाल है। क्या दिया है सवाल, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया है आपको,
और बोला गया कि भाई आई आपका स्क्वायर रूट ऑफ -1 मतलब आयोटा है। तो इतनी बड़ी पावर का भी पावर करना है। देखा शैतानी, आप देख रहे हो कितनी कर रहे हैं। तो ये हमें वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। अब जिसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर हार्ड है लगता हो, एक्चुअली में हार्ड नहीं है, आप सिस्टमेटिक जाओगे तो आराम से हो जाएगा बेटा। अब देखो जेड की पावर इतनी बड़ी कर तो सकते नहीं है हम, तो हम क्या करेंगे सर, इसका वो ऑयलर फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। तो जेड हमारे पास है √3/2 + 1/2 आयोटा। और चलो y कोऑर्डिनेट मतलब कोस में √3/2 और साइन में 1/2, तो कब होता है 30 पर। तो z = cos 30 यानी कि π/6 + i sin π/6 है हमारा। ठीक है सर। अब हमें करनी है z की पावर, कंसीडर z की पावर 201, तो वो हो जाएगा cos π/6 + i sin π/6 की पावर 201। तो ये आ जाएगा cos 201 π/6 + i sin 201 π/6। चलो सर हमें पता है ये सारी पावर करने पर ये तो 0 हो जाता है कोस वाला, और ये बन जाएगा -1, तो ये बनेगा 0 + आयोटा टाइप -1 मतलब कि माइनस आयोटा। ये है जेड की पावर 201। लेकिन हमें जेड की पावर 201 नहीं पूछा था, कुछ और पूछा है। तो लास्ट में फाइनल कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर जेड की पावर 201 माइनस आयोटा की पावर 8। ये अंदर वाली वैल्यू थी माइनस आयोटा की पावर 8 मतलब कि -2 आयोटा की पावर 8। तो 2 की पावर 8 कितनी हो जाती है? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। और आई की पावर 8 वो तो हो जाएगा 1 मतलब 256 आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। क्या दिया है बेटा सवाल के अंदर? इफ़ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ डेटा म्यू एंड 19 है तो लैम्बडा प्लस म्यू। लैम्बडा क्या है सर? अच्छा, लैम्बडा यहाँ पे अननोन फ्रीक्वेंसी है, तो आपको लैम्बडा प्लस म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपका प्यारा सा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का सवाल है। अब देखो सर क्लास है तो यहाँ पर हमें xi चाहिए होगा, तो मैं xi यहाँ पर लिख देता हूँ। 4 + 8/2 मतलब 6 आ जाएगा। यहाँ 10, 14 और 18 आ जाएगा। चलो तो ये हमारा xi आ गया। अब हमें पता है कि मीन के लिए क्या होता था फॉर्मूला बेटा, x बार के लिए सिग्मा xi fi अपॉन में सिग्मा fi। चलो ये दोनों का प्रोडक्ट कर करके हम देख लेते हैं। पहले तो सिग्मा xi fi क्या आएगा, तो 6 × 3 18, बाद में यहाँ पे 10 लैम्बडा, 14 × 3 56, 18 × 7 मतलब 126। तो वो सभी का टोटल करके आपको मिलेगा 200 + 10 लैम्बडा। बाद में सिग्मा xi यहाँ पे उल्टा लिखो सर, fi xi, यहाँ पे fi xi का होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 36 × 3 100 × लैम्बडा, 114 का स्क्वायर 196 × 4, वो सब कुछ करके आपको मिलेगा 3160 + 100 लैम्बडा। चलो सिग्मा xi fi मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 200 + 10 लैम्बडा। सर सिग्मा fi, अच्छा फ्रीक्वेंसी का सम 7 और 3 10, 14 और लैम्बडा, तो यहाँ सिग्मा fi आपको मिल जाएगा 14 + लैम्बडा। ये हमारा आ गया है और इसकी वैल्यू हमें दी गई है म्यू। ठीक है। और दूसरा आपको दिया गया है वेरिएंस मतलब कि सिग्मा स्क्वायर, वो होता था सिग्मा fi xi स्क्वायर अपॉन में सिग्मा fi माइनस सिग्मा xi यानी कि fi xi अपॉन में सिग्मा fi का होल स्क्वायर।
ये दिया है 19 सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वेयर मतलब कि 3160 प्लस 100 लेमड़ा अपॉन में यहाँ है सिग्मा एफ आई मतलब 14 प्लस लेमड़ा माइनस यहाँ पर 200 प्लस 10 लेमड़ा अपॉन में यहाँ पर सिग्मा एफ आई मतलब 14 प्लस लेमड़ा का होल स्क्वायर। अब देखो आपको यहाँ पे लेमड़ा ही अननोन दिख रहा है, उसको आराम से सोल्व करोगे तो लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी 6। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 14 प्लस लेमड़ा देखो बार बार दिख रहा है, तो 14 प्लस लेमड़ा को थोड़े टाइम के लिए टी मान लो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ से लेमड़ा की वैल्यू आ गई 6। अब लेमड़ा की वैल्यू आप म्यू वाले में रख दो, तो इसके ऊपर से आपको मिल जाएगा म्यू इज इक्वल टू 200 प्लस 10 यहाँ 6 अपॉन में 14 प्लस 6, तो नीचे है 20 ऊपर है 260, तो ये बन जाएगा 13। तो आपको रिक्वायरमेंट किसकी थी, लैम्बडा प्लस म्यू की। तो सर आपका लैम्बडा प्लस म्यू बनेगा 6 प्लस 13 यानी कि 19। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 4। हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 में आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। क्या दिया है बेटा सवाल के अंदर, An equilateral triangle OAB inscribed in the parabola with the vertex O at the vertex of the parabola, ठीक है। Then minimum distance of the circle having AB as a diameter from the origin is। तो ये आपका पैराबोला एंड सर्कल दोनों का यूज है, लेकिन हम पहले पैराबोला बाद में पढ़ते हैं, तो मैं इसको कंसिडर करूँगा पैराबोला के अंदर। चलो सबसे पहले हम रफली डायग्राम बना लेते हैं। क्या है, वाई स्क्वेयर बराबर 4x ऐसा कुछ आएगा, और ये रहा हमारा कर्व वाई स्क्वेयर बराबर 4x, ये यहाँ पे टच करना चाहिए। लो सर इधर थोड़ा ले लो इसको, ठीक है। लो बेटा ये आपका बन गया है वाई स्क्वेयर बराबर 4x। अब आपको बोला गया कि ओ ए बी ट्राइंगल है जो इक्विलेटरल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल तो बेटा आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा, एक यहाँ यहाँ और एक यहाँ। मतलब ये आपका जो ट्राइंगल बना है वो इक्विलेटरल है, तो हर एक एंगल 60 होगा, तो इतना एंगल 30 हो गया। तो ये ओ ए बी और इसको मैं एम नाम दे देता हूँ। अब पैराबोला के ऊपर का कोई भी पॉइंट क्या होता था, 80 स्क्वायर कोमा 280। ए यहाँ पर कितना है बेटा 1, तो 80 स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर कोमा 2t है। अब यहाँ पर t की वैल्यू ढूंढने के लिए हमारे पास ये पता है कि ये एंगल कितना है बेटा 30 है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए एम एंगल एम ओ ए कितना है बेटा 30, तो मतलब ये ए एम अपॉन में ओ एम, ये वाली ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, वो हो जाता है हमारा 1030। और 1030 कितना होता है सर 1/√3। ए एम मतलब सामने वाली साइड की लेंथ कितनी है 2t अपॉन में टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास टी कैंसिल और टी आ जाएगा 2√3 बेटा। अब ये आ गया तो ऊपर वाला पॉइंट भी आ जाए, नीचे वाला पॉइंट भी आ जाएगा। तो ऊपर वाला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, टी की वैल्यू 2√3 उसका स्क्वायर 3 × 4 मतलब 12,4√3 है ऊपर वाला। तो नीचे वाला उसका मिरर इमेज होगा, तो 12,-4√3 होगा। बिल्कुल सर। अब ये दोनों का मिड पॉइंट एम होगा। लो सर एम पॉइंट भी आ गया 12,0, हालांकि दिख भी रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर है आपका। सर बिल्कुल, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब अगेन सवाल को मैं पढ़ता हूँ और करना क्या है आगे। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला, ठीक है, जिसका वर्टेक्स ओ ओरिजिन होना चाहिए पैराबोला का भी। देन द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सर्कल
हैविंग ए बी एज अ डायमीटर। अब ए बी को डायमीटर मान के सर्कल बनाओ फ्रॉम द ओरिजिन। अब ए बी को डायमीटर मान के, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए बी, मुझे नहीं पता ए बी की लेंथ कितनी है, वो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन ये ए बी को मैंने डायमीटर माना। उसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाओ, तो ये बना दिया हमने सर्कल। सर सर्कल बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करो सर। लो ये आपके लिए हो गया थोड़ा सा छोटा सर्कल जिसका ए बी डायमीटर है, ठीक है बिल्कुल। अब आपको बोला गया है कि ओ ओरिजिन है। अब आपको ओरिजिन पता ही नहीं है ना बेटा, कहाँ पर होगा वो, ठीक है सर। देखते हैं वो कहाँ पर होगा ओरिजिन। अब ये सर्कल का ये जो सेंटर है वो है हमारा एम, मतलब 12,0। रेडियस कितनी है बेटा, यानी कि ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी सर, वो है 4√3 जितनी। तो ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 4√3। तो ऑब्वियस है अगर मैं इसको XY प्लेन के अंदर बात करूँ तो यहाँ पर भी ये लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, 4√3। और 4√3 मतलब कितना होगा, 4 × 1.7, मतलब वो 8 से तो छोटा ही रहेगा। तो ऑब्वियस बात है कि सर आपका है ना ओरिजिन यहाँ पर होगा। देखो ऐसा कुछ डायग्राम होगा, यहाँ पर आपका ओरिजिन होगा। तो आपको क्या बोला गया है अब, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ सर्कल हैविंग ए बी एज अ डायमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये पूरे में से इतना वाला पार्ट माइनस कर दो, तो पूरा कितना है 12, उसमें से 4√3 हटा दो बेटा आप। तो यहाँ पर आपको कॉमन 4 लेते हुए दिख रहा है, तो अगर मैं 4 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 3 - √3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 1। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर पूछा गया सवाल है। क्या दिया है बेटा सवाल के अंदर कि लेट सिग्मा ए के 1K फ्रॉम 1 to n, अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट में है और A10 और A6 हमारे पास गिवन है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एकदम बहुत ही आसान सवाल है। हालांकि हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी दिखे, लेकिन है आसान। देखो आपको an की बात करनी है, आपको ये जो गिवन है वो Sn है, मतलब Sn आपको दिया है अल्फ़ा n² प्लस बीटा n। आपको चाहिए A10 और A6, तो उसके लिए आपको an तो चाहिए होगा। तो an का फॉर्मूला हम सभी के पास बचपन से है, मतलब 9th-10th में आपने ये पढ़ा है कि Sn - Sn-1। Sn मतलब अल्फ़ा n² प्लस बीटा n माइनस अल्फ़ा n-1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा n-1। अब यहाँ से हमारे पास अगेन गिवन क्या है, एंड गिवन A10 इज इक्वल टू 59। तो यहाँ पे n की जगह पे 10 रख दो, और तो आपको 59 वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से मिल जाएगा 19 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 59। अगेन A6 इज इक्वल टू 7A1। तो A6 के लिए हमें n की जगह पे 6 लिखना पड़ेगा, तो वो मिल जाएगा 11 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। A1 के लिए n की जगह पे 1 रखना पड़ेगा, तो n की जगह 1 रख दोगे तो ये तो पार्ट 0 है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। तो आपको जो रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। तो आपका आंसर क्या बना बेटा, ऑप्शन 3। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है।
क्या दिया गया है बेटा सवाल के अंदर? इफ द सॉल्यूशन कर्व y ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पासिस थ्रू द पॉइंट 3,15, मतलब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जो कर्व आएगा वो 3,15 से पास कर रहा है। देन द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी पहले सोल्व करना है, बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी लगाना है, मतलब दोनों काम हमसे करवाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले तो देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का। तो x² - 4y', और ये देखो ना तो लीनियर भी दिख रहा है, और हालांकि एग्जैक्ट से भी थोड़ा बहुत हो जाता है ऐसा मुझे दिख रहा है। 2xy इज इक्वल टू, इसको पे देते हैं -2x, और ये 4 माइनस लिखो या x² - 4 लिखो, सेम ही मतलब होता है बेटा, क्योंकि पावर में 2 है। चलो अब आप चाहो तो इसको लीनियर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप चाहो तो लीनियर कर लो, अदरवाइज है ना, मुझे एक चीज़ दिख रही है, एक काम करो सर, इसको x² - 4 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी हो सकता है, लेकिन हम उससे अभी जा रहे नहीं हैं। x² - 4 के होल स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ये क्या बना, y' अपॉन में x² - 4, या फिर उसको नीचे लेके ये लाना ना सर, क्यों ऐसे भेजा मारी कर रहे हो, -2xy अपॉन में x² - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2x। अब ध्यान से देखो, हमारा वो होता था ना, अगर u/v का डेरिवेटिव करना है तो क्या होता था, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर का डेरिवेटिव -uv' अपॉन में v²। तो देखो v की जगह पे x² - 4 दिख रहा है, और सर यहाँ पे u का डेरिवेटिव मतलब y का डेरिवेटिव है। हाँ सर, तो ये डेरिवेटिव ऑफ u की जगह पे y और v की जगह पे x² - 4 है, इक्वल टू -2x। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो हमारे पास आएगा y अपॉन x² - 4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ये क्या, -2 बाहर, x²/2, 2 कैंसिल, तो -x² + c, और आपको बोला गया है कि 3,15 से पास करवाना है, तो c की वैल्यू हमें मिल जाएगी 12। तो ये पूरा हमारे पास y मिलेगा, पहले लिख देते हैं c 12 है, तो y क्या मिलेगा, 12 - x² और x² - 4। अब हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू पर जाना है, तो लोकल मैक्सिमा के लिए क्या करना पड़ेगा, f' इक्वल टू 0 करो पहले, तो इसका डेरिवेटिव करके आप 0 करोगे तो आपको x मिल जाएगा 2√2। तो देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, x की जगह पे 2√2 रखना है, तो 12 - 2√2 का होल स्क्वायर और 2√2 का होल स्क्वायर -4, तो 12 में से 8 गया तो 4, और 8 में से 4 गया तो 4, तो आपको मिल जाएगा 16। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, ये न्यूमेरिकल आंसर लिखना था, तो आपका आंसर हो जाएगा 16। बच्चों स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। सवाल क्या दिया है, इफ़ द इमेज ऑफ पॉइंट P इन द लाइन इज Q एंड द इमेज ऑफ Q इन द लाइन दिस इज P, देन A + B क्या होगा। तो ये आपका क्लास 12 का जो 3D जियोमेट्री चैप्टर है उसी का ये सवाल है। तो बेटा पहले तो सवाल को समझो, क्या दिया गया है, आपको गिवन है कि जो पॉइंट P है उसका इमेज Q है, मतलब मान लो कि यहाँ पे P पॉइंट है, ये हमारी जो लाइन गिवन है वो वाली लाइन है, एंड उसकी इमेज Q है। ये पॉइंट P पता है A to A, हमें यहाँ Q पॉइंट नहीं पता है और लाइन पता है ये वाली। बाद में बोला गया कि ये जो Q पॉइंट है इसकी इमेज P है,
लेकिन लाइन बदल गई है और ऐसा 3D में पॉसिबल है। 2D में होता तो वो दोनों लाइन एक ही होती, लेकिन 3D के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि P की इमेज Q है यहाँ पर जो लाइन है, एंड Q की इमेज P वो दूसरी लाइन के अलोंग भी हो सकता है। तो पहले तो काफ़ी बच्चे ऐसे ही कन्फ्यूजन में होंगे कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये वाला हो सकता है। आप ऐसा समझ लो कि ये लाइन ऐसे है, इसकी बजाय वर्टिकली चली जाए ऊपर से नीचे तक, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये दोनों का मिड पॉइंट यहाँ पर M होगा और लाइन के ऊपर का कोई भी चलता फिरता पॉइंट लेने के लिए मैं यहाँ लेमड़ा ले लेता हूँ। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 2 लेमड़ा। तो ये जो M पॉइंट है हमें मिलेगा 2 लेमड़ा कोमा लेमड़ा माइनस A और कोमा लेमड़ा। तो ये हमारे पास M पॉइंट आ गया है। अब हमें पता है कि ये जो M पॉइंट है वो हमारा मिड पॉइंट होगा, बिल्कुल किसका, PQ का। तो M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ इम्प्लाइज M इज इक्वल टू P प्लस Q डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ ढूंढना है Q, तो Q आ जाएगा 2M माइनस P। तो यहाँ से हमारे पास Q पॉइंट क्या मिल गया बेटा, 4 लेमड़ा माइनस A, 2 लेमड़ा माइनस 2A माइनस 2 एंड 2 लेमड़ा माइनस A। ये हमारा Q पॉइंट आ गया है। अब चलो ये Q पॉइंट तो आ गया है। अब आप ऑब्जर्व करो तो ये जो PM वेक्टर आपको दिख रहा है, आप PQ भी ले सकते हो लेकिन PQ लंबा हो जाएगा। तो ये जो PM वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा ये लाइन के डायरेक्शन से। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हियर PM वेक्टर वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, लाइन की डायरेक्शन। लाइन की डायरेक्शन क्या है सर, 2 1 1। अभी मैं ये पहली वाली लाइन की ही बात कर रहा हूँ, दूसरी लाइन के अंदर मैं गया ही नहीं हूँ अभी तक। चलो, तो PM वेक्टर मतलब ये माइनस ये, तो क्या मिल जाएगा बेटा, 2 लेमड़ा माइनस A, लेमड़ा माइनस A माइनस 2 एंड लेमड़ा माइनस A का डॉट प्रोडक्ट 2 1 1 के साथ 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, वो इक्वेशन हमारे पास आ रही है बेटा 6 लेमड़ा माइनस 4A माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर मैं लेमड़ा की वैल्यू ढूंढ लूँ तो 2 कॉमन लेके काट भी देंगे, तो 2A प्लस 1 डिवाइड बाई 3, ये हमारे पास लेमड़ा आ गया है। अब लेमड़ा आ गया है तो Q पॉइंट भी थोड़ा अच्छा मिल जाएगा और M पॉइंट भी अच्छा मिल जाएगा। तो मैं M पॉइंट लिख लेता हूँ। M क्या था हमारे पास बेटा, 2 लेमड़ा, लेमड़ा माइनस A और लेमड़ा। तो M पॉइंट हमारे पास मिल जाएगा 4A प्लस 2 डिवाइड बाई 3 कोमा, यहाँ पे A से माइनस कर दोगे तो 1 माइनस A अपॉन में 3 और लेमड़ा तो एज इट इज़ 2A प्लस 1 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास M पॉइंट आ गया है। अब देखो, अब दूसरी लाइन की बात करते हैं। 4 लाइन जो x माइनस 2B बाई 2 बराबर y माइनस A अपॉन में 1 इक्वल टू Z प्लस 2B अपॉन में माइनस 5, उसके लिए बात करें तो देखो उसमें भी क्या होगा, यहाँ पर Q पॉइंट है, यहाँ पर P पॉइंट है, तो वो दोनों का मिड पॉइंट भी तो होगा तो M ही, और वो M पॉइंट इसी के अंदर लाई करेगा ये लाइन के ऊपर। हाँ या ना सर, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि M पॉइंट लाई ऑन लाइन, तो उसी के ऊपर लाई कर रहा है तो उसके अंदर सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहाँ पर रख दो x की जगह पर ये, y की जगह पर ये और z की जगह पे ये वाला, ये लाइन के अंदर। तो बेटा हमारे पास क्या मिलेगा, देखो 4A प्लस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2B होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y की जगह पे 1 माइनस A डिवाइड बाई 3 माइनस A अपॉन में 1
इज इक्वल टू जेड की जगह पे 2a प्लस 1/3 प्लस 2b अपॉन में -5। अब ये जो हमारे पास मिला है उसमें से हम पहले दो को कंपेयर कर देते हैं, बाद में दूसरे दो को कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ए माइनस 3a, मैंने एलसीएम डायरेक्ट ले लिया, इज इक्वल टू 4a प्लस 2 और ये हो जाएगा -6b और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है b बराबर 2a। अब दूसरे दो को कंपेयर कर लो। तो नेक्स्ट अगेन कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1 माइनस 4a अपॉन में 3 और लास्ट वाला है वो 2a प्लस 1 प्लस 6b अपॉन में -15 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा और b की वैल्यू भी हम इसके अंदर रख देंगे। तो इसको सोल्व करने पर ये -15 यहाँ आ जाएगा, वो 3 काट दो पहले, तो -5 1 माइनस 4a बराबर 2a प्लस 1 प्लस 6b। तो ये हमारे पास था और b की वैल्यू 2a इसमें रख दो। तो ये दोनों को सोल्व करने पर हमारे पास आ रहा a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2। तो देयरफॉर आपको रिक्वायरमेंट किसकी थी बेटा? a प्लस b की। देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू 3। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? 3। हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। सवाल क्या दिया है? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एस, और यहाँ पर एक आपको डिफाइनेट इंटीग्रल सोल्व करना है और उसमें से x की वैल्यू ढूंढ के वो सेट आपको बनाना है। तो ये आपका डिफाइनेट इंटीग्रल का एक सवाल हो गया। देखो पहले तो हम ये इंटीग्रल के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जाएंगे कंसीडर, ये जो इंटीग्रल है उसको I कह देते हैं। तो 0 to x t स्क्वायर साइन x माइनस टी dt। अब यहाँ पर हमें पता है कि सर किंग प्रॉपर्टी लगा के x की जगह यानी कि वेरिएबल की जगह जो t हमारा वेरिएबल है तो t की जगह पर हम लोअर लिमिट पर अपर लिमिट माइनस वेरिएबल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर t की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं x माइनस टी से। तो हमारा इंटीग्रल क्या बनेगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x माइनस टी का होल स्क्वायर साइन x माइनस टी dt। तो ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा 0 to x स्क्वायर साइन x माइनस टी माइनस यहाँ बीच वाला पार्ट क्या आ जाएगा? 2xt साइन x माइनस टी प्लस टी स्क्वायर साइन x माइनस टी। सॉरी, यहाँ पर x माइनस टी से रिप्लेस किया तो अंदर की साइड सिर्फ और सिर्फ t बचेगा बेटा। तो यहाँ पर t dt आएगा, ये पूरा मैं हटा रहा हूँ, साइन t dt माइनस 2xt साइन t dt प्लस टी स्क्वायर साइन टी और dt तो हम बाद में ही लिख रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा dt। अब x स्क्वायर तो कॉमन है, बाहर ले लो और अंदर का तो मतलब t एक बचेगा, यहाँ पे t और साइन टी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो जाएगा, यहाँ पर भी t और साइन टी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो जाएगा। तो इतना करने पर हमारे पास ये जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू बच जाती है कि I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन इंटीग्रल 0 to x साइन टी dt
माइनस 2x बाहर, इंटीग्रल 0 to x sin t dt, सॉरी यहाँ पर t भी एक आएगा, एंड बाद में लास्ट वाले में इंटीग्रल 0 to x t स्क्वेर sin t dt। तो अब तो बाकी का तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आराम से हो जाएगा। तो ये पूरा सोल्व करने पर हमारे पास आ जाता है ये पहला वाला एक्स स्क्वेर और साइन टी का मतलब ये लिमिट वगैरह रख के सोल्व करके एक्स स्क्वेर कोस एक्स प्लस 2x स्क्वेर कोस एक्स माइनस 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वेर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स माइनस 2। अब काफ़ी सारे टर्म कैंसिल भी हो जा रहे हैं और वो कैंसिल होने के बाद आपको फाइनली आई बचेगा एक्स स्क्वेर प्लस 2 कोस एक्स माइनस 2। अब पूरा सिंप्लीफाई के बाद हम आ जाते हैं सवाल के ऊपर। सवाल ऐसा था कि ये वाला पार्ट आई हमने माना था इक्वल टू एक्स स्क्वेर है, तो सवाल के हिसाब से हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेर प्लस 2 कोस एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वेर। एक्स स्क्वेर कैंसिल, तो कोस एक्स बराबर आ जाएगा 1। अब कोस की वैल्यू 1 कब होती है सर? 2n पाई पर, तो यहाँ से x मिल जाएगा हमारा 2n पाई। लेकिन हमें पता है कि हमारा जो n है वो कहाँ तक आएगा, मतलब कितने एलिमेंट आएंगे वो हमें चेक करना है। तो हमें पता है कि जो x है हमारा 0 से 100 तक, तो हियर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू 2 एंड पाई लेस देन इक्वल टू 100। तो ये अगर हम देखने जाए n हमें ढूंढना है, तो 0 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 100 अपॉन में 2 पाई, यानी 6.28 समथिंग होता है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो अप्रोक्स हो जाती है 15.92 समथिंग। तो कितने एलिमेंट आए, मतलब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सर? 0 1 2 3 अप टू में 15 तक, क्योंकि 16 होगा नहीं। तो टोटल कितने एलिमेंट मिले? 1 से 15 और एक 0 यानी 16। तो सेट के पास कितने एलिमेंट हो गए टोटल? टोटल 16 एलिमेंट्स। तो आपका आंसर क्या बना बेटा? 16। हेलो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया सवाल है। क्या दिया गया है बेटा सवाल में? लेट ए इक्वल टू ऐसा मैट्रिक्स है, बी द मैट्रिक्स सच दैट बी आई माइनस ए इक्वल टू आई प्लस ए, देन सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ बी ट्रांसपोज बी क्या होगा? तो कुल मिला के हमें बी ट्रांसपोज और बी तक पहुंचना पड़ेगा। तो यहाँ बी दिया गया है। तो और ये जो आपका चैप्टर है वो क्लास 12 का मैट्रिसेस वाले चैप्टर का सवाल है। तो देखो बी की तरफ हमें जाना है, तो यहाँ से पहले तो बी ढूंढना पड़ेगा। तो चलो ए तो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि आराम से दिख रहा है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हियर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इतनी तो बात हमें पता चल गई है। उसके अलावा हमारे पास दूसरा क्या पसंद दिया गया है कि बी आई माइनस ए इज इक्वल टू आई प्लस ए है। दोनों को राइट हैंड साइड से आई माइनस ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी इक्वल टू आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए का इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आया है। लेकिन हमें देखो बी ट्रांसपोज की तरफ भी तो जाना है। तो यहाँ पे पहले कंसीडर कर देते हैं कि बी ट्रांसपोज क्या आएगा। तो कंसीडर
बी ट्रांसपोज, तो दोनों से ट्रांसपोज ले लो, तो ये आई प्लस ए, आई माइनस ए का इन्वर्स पूरे का ट्रांसपोज लिया है। अब हमें पता है कि हम ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं पूरे का, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। और दूसरा ये भी पता है कि ट्रांसपोज करके इन्वर्स लो या इन्वर्स करके ट्रांसपोज लो, मतलब सेम होता है। तो ये आगे ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आई माइनस ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स, मतलब ये आगे लिखा, ये हम पीछे लिखेंगे, आई प्लस ए का ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज अंदर जाएगा तो आई का ट्रांसपोज तो आई ही रहता है बेटा, वो तो एज इट इज रहेगा। ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, और इनवर्स एज इट इज रहा। यहाँ पर भी ट्रांसपोज अंदर जाएगा तो आई का तो आई रहेगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा, तो हमें बी ट्रांसपोज की वैल्यू इतनी मिल जाएगी। चलो, अब हमें जो चाहिए, ये हमने दो का यूज़ किया था प्रॉपर्टी का, अब हमें जो चाहिए उसका देख लो। हमें क्या चाहिए, कंसिडर बी ट्रांसपोज इंटू बी। चलो, बी ट्रांसपोज क्या है बेटा, आई प्लस ए का इन्वर्स, आई माइनस ए, आई प्लस ए और आई माइनस ए का इन्वर्स। अब ये दोनों है ना, वो कम्यूटेटिव वाले हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का ही आंसर आई माइनस ए स्क्वायर आता है। तो इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख सकते हैं। तो सर आई प्लस ए का ट्रांसपोज इनवर्स इंटू आई प्लस ए, आई माइनस ए, आई माइनस ए का इनवर्स। अब देखो बाजू बाजू में ही जोड़ी बनती हुई दिख रही है, हाँ सर, तो पूरे का आंसर आ जाएगा आई। तो बी ट्रांसपोज बी क्या है हमारा, आई है। अब पूछा क्या है, देन सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स हमारा और कुछ नहीं, क्या है, आई। तो जो रिक्वायर है सम ऑफ डायगोनल, अब 3 क्रॉस 3 का है तो वो कितना हो जाएगा, 3। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 3। हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो जेईई मेन का 23 जनवरी 2026 को आफ्टरनून शिफ्ट में जो सवाल पूछा गया था, ये सवाल दिया गया है। क्या है बेटा सवाल, लेट एस डिनोट द सेट ऑफ 4 डिजिट नंबर ए बी सी डी सच दैट ए बड़ा है, बी छोटा, सी उससे भी छोटा, डी उससे भी छोटा है, एंड पी डिनोट द सेट ऑफ 5 डिजिट नंबर हैविंग प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इक्वल टू 20, देन एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ पी क्या होगा। मतलब दो अलग अलग काउंटिंग करने हैं, एक ही सवाल के अंदर दिया गया है। तो ये पी एंड सी का एकदम प्यारा सा इजी सवाल पूछा है। चलो, सबसे पहले एस के लिए बात कर लो। एस सेट कैसे बना है, 4 डिजिट का नंबर है ए बी सी डी, पहला नंबर बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। और देखो बेटा हमारे पास कितने नंबर है, 10 नंबर है, कोई रिपीटेशन का ऐसा कुछ बोला नहीं है। अब वो 10 में से कोई भी 4 नंबर सिलेक्ट कर दो, उसको अरेंज मत करना, ऐसे ही मतलब मान लो कि 10 में से जो 4 नंबर लिए हैं, जैसे आपके पास 10 नंबर है, उसमें से मैंने 2, 7, 5, 6 लिया, तो क्या करेंगे, इसको अरेंजमेंट करने के जो 4 फैक्टोरियल आते थे वो नहीं करेंगे, एक ही चॉइस इसकी, पहले पहला नंबर 7 लिखेंगे, बाद में 6, 5 और 2। तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे, जितने हम 10 में से 4 नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ क्या 0 लेने में कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है। देखो 0 ले लो, एक नया नंबर बन जाएगा, मतलब 0 लास्ट में ही आएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। चलो, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो एन ऑफ एस के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 10 में से कोई भी 4 नंबर सिलेक्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा, 10 × 9 × 8 × 7 अपन में 4 × 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा 210। अब बात करते हैं पी के लिए। पी क्या था,
denote the set of 5-digit number having their product of its digit is 20। अब प्रोडक्ट 5 डिजिट के नंबर चाहिए हमारे पास, 1 2 3 4 और 5। अब ये सभी नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो 20 तभी हो सकता है जब 5 × 4 हो और बाकी के सारे नंबर 1 1 और 1 ही हो, या फिर सर 5 × 2 × 2 × 1 × 1 हो। ये दो ही तरीके पॉसिबल है। तो अगर ऊपर वाला है केस तो उसमें क्या है, एक डिजिट 5 फिक्स है, एक डिजिट 4 फिक्स है और ये 3 1 है, उसको रीअरेंज करना है। तो टोटल कितने मिलेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 1 1 1 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड, प्लस नीचे वाले में 5 फैक्टोरियल, 2 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, 1 2 बार है तो उसका 2 फैक्टोरियल। तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 50। तो आपका n ऑफ s प्लस n ऑफ p पूछा था, तो ये 210 प्लस 50 तो ये हो जाएगा 260। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 260।